बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के 3 मौज़ूआत हैं। सबसे पहले ये कि नेपाल में लावा फटा, वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वही हुकूमत जो कुछ ही अर्सा पहले आवाम के वोटों की भारी अक्सरियत से बरसरे इक़्तिदार आई थी और भारत को सख्त नापसंद थी, तो वहाँ अवामी लावा फूटा है। और अब कहा जा रहा है कि इस तरह का मामला पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। तो क्या पाकिस्तान में ये मरहला आ गया है और क्या जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को होशियार रहने की ज़रूरत है, कुछ पॉलिसियाँ बदलने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। कतर पर इसराइल ने नहीं, अमेरिका ने हमला किया, या इस तरह कह लीजिए कि अमेरिका ने इसराइल से हमला कराया। और ट्रंप ने ये हमला क्यों कराया? ट्रंप हमास की क़यादत को ख़त्म क्यों करना चाहता है? और ट्रंप की ये कोशिश क्यों है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए? और साथ ही मुसलमान मुल्कों की, बल्कि पूरी दुनिया की बेबसी देखिए कि इसराइल एक के बाद एक करके मुख्तलिफ़ मुल्कों पर हमले कर रहा है। शाम, लबनान, यमन, शुमाली यमन और ईरान और इराक़, अब उसके बाद ये कतर पर हमला कर दिया। और साथ ही इसराइल की एक ऐसी कार्रवाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि वो इंसानी इमदाद के लिए काम करने वाले गैर फ़ौजी, गैर हुकूमती, गैर सियासी इदारे की तरफ से फ्लोटिला किश्ती जो इमदाद लेकर आई थी, उस पर भी इसने ड्रोन हमला कर दिया। उसमें कोई फ़ौजी नहीं था, उसमें कोई मिलिटेंट नहीं था, और उस पर भी इसने ड्रोन हमला कर दिया। और ये ज़ाहिर है सब अमेरिकी हुकूमत की आशीर्वाद है, इसीलिए हो रहा है, वरना कोई ना कोई मुल्क तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता। ये गनीमत है कि यूरोप के एक दूसरे सफ़ के अहम मुल्क स्पेन ने इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी हैं। अगर सऊदी अरब, तुर्की और अमारात, मिस्र, इनमें से कोई एक मुल्क भी इसराइल पर पाबंदियाँ लगा देता, जो कि वो लगा सकते हैं क्योंकि पोजीशन ऐसी है, तो इसराइल को उसका नुकसान होता है। लेकिन इन मुल्कों ने तो इसराइल की हौसला अफजाई की। अब देखिए कतर पर हमले के बाद इन मुल्कों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। वैसे कतर का मज़ाहिया रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कतर ने कहा कि हम इस हमले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, यानी कतर की हुकूमत का ये बयान आया कि हम इस हमले की मज़म्मत करते हैं और इस हमले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मज़म्मत करने के बाद तहक़ीक़ात किस बात की होगी कि इसराइल ने हमला किया है या नहीं किया? हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। लेकिन बहरहाल, अच्छा, इसके अलावा एक हम पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर बन गए हैं और पंजाब असम्बली में 250 अरकान ने उन्हें वोट दिए हैं। अगर पीटीआई की क़यादत वाकआउट ना करती तो उनको 260 वोट मिलने थे, और पीटीआई को अंदाज़ा हो गया था कि 10 वोट राना सनाउल्लाह की झोली में गिरने वाले हैं हमारी पार्टी के। तो उन्होंने इस बदनामी से बचने के लिए वाकआउट का फ़ैसला किया, वरना सेनेट के इस इलेक्शन में वाकआउट की कोई तुक नहीं थी। पीटीआई किसी भी हवाले से इस मामले में कोई मुतअस्सरा फ़रीक नहीं थी और ना ही उसके किसी मफाद पर ज़क पड़ रही थी। बहरहाल, राना सनाउल्लाह साहब की जीत के साथ ही इस्लामाबाद में वो क़यास आराइयाँ फिर से शुरू हो गई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब दरअसल राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनवाना चाहते हैं। अगर वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं, शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की बात मान लेते हैं, तो मोहसिन नकवी कहाँ जाएंगे? तो नाज़रीन, ये मौज़ूआत का ख़ुलासा था, लेकिन इसमें बड़ी अहम बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। नेपाल में जो हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा प्रसाद शर्मा, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और उसी ने इनको वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी की ये अकेली की हुकूमत नहीं थी, एक इत्तेहादी पार्टी उन्होंने और साथ मिलाई, जिसके बाद उन्होंने ये हुकूमत बनाई। नेपाल में ये जो तहरीक चली है जनरेशन जी की, यानी कि बिल्कुल जो नौजवान नस्ल है या नौजवानों से आगे यूँ समझ लीजिए कि 25, 26, 27 साल की उम्र के लोग नौजवान ही होते हैं, तो नौजवानों ने ये तख्ता उल्टा है। लेकिन दर हकीकत इनके साथ अवाम की एक बड़ी तादाद भी थी, और तहरीक को जो इग्निशन मिला है वो सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से मिला है। सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों लगी? इंडिया वहाँ अवामी सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा था नेपाली हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि कम्युनिस्ट रुझान रखती है, और इसलिए इंडिया की हुकूमत को पसंद नहीं। नेपाल एक
हिंदू अक्सरियती मुल्क है और बीजेपी चाहती है कि वहाँ भी हिंदुत्व का राज हो जाए, लेकिन नेपाल के अवाम अब तक मजहबी तअस्सुब से दूर रहे हैं। अब शायद ये फ़ज़ा वहाँ बदल जाए। 3 करोड़ की आबादी है, थोड़े से मुसलमान हैं, तीसरी बड़ी अक़लियत, दूसरी बड़ी अक़लियत बुद्धिस्टों की है। बस ये 3 कौमें हैं, 3 करोड़ की आबादी है, भारी अक्सरियत हिंदुओं की है। लेकिन वो भारत की नस्ल के हिंदुओं से उनकी अक्सरियत जो है वो मुख्तलिफ सोच रखती है। नेपाल में मजहबी तौर पर बिलअमूम अमन ही रहा है, कभी कभी फसाद हो जाता है लेकिन बिलअमूम अमन ही रहा है। तो नेपाल की हुकूमत का रुझान कुछ चीन की तरफ था, कुछ पाकिस्तान की तरफ था। भारतीय हुकूमत को ये पसंद नहीं, उसने सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखिए कि किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत वाहद फैक्टर नहीं होता किसी इनकलाब लाने में, एक छोटा फैक्टर होता है। अवाम की एक बड़ी तादाद नेपाल की एलीट क्लासेस के मजालम से तंग थी। सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ मीडिया पर आ जाती है। किसका कितना बड़ा फार्म हाउस है, किसके पास कितनी ज़्यादा कीमती गाड़ियाँ हैं, कौन यूरोपीय ब्रांड के लिबास ख़रीदता है अपनी ख़वातीन के लिए, मेकअप का सामान कहाँ से आता है, लाइफस्टाइल क्या है, अपीयरेंस क्या है, यानी ये सारी चीज़ें आवाम के सामने जिस तरह अब आती हैं इससे पहले नहीं आती थी। तो फिर जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास होती है वो ये चीज़ें देखकर, ये तस्वीरें देखकर, ये फ़ीचर देखकर, आपके इल्म है कि बाज़ मैगज़ीन और टीवी एलीट क्लासेस की जो शख्सियात हैं उनके लाइफस्टाइल को ग्लैमराइज़ करके पेश करती हैं। और जैसा कि ये इन्होंने 50 लग्जरी गाड़ियां ख़रीद कर कौम पर कोई एहसान किया है, कोई बड़ा कारनामा किया है, कोई माउंट एवरेस्ट फ़तह कर लिया है, लेकिन ये टीवी चैनल नहीं जानते कि इसका अवामी सतह पर रद्द अमल क्या होता है। तो जब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई क्योंकि इंडिया इस्तेमाल कर रहा था इनको, तो इस चीज़ ने चिंगारी को भड़का दिया और आग भड़क उठी, जिसमें फिर बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म शर्मा साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ईवान सदर को आग लगा दी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगा दी, इवन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आग लगा दी और 20-25 बंदे तसादुम में, झड़पों में पुलिस के साथ मारे गए, बहुत सारे ज़ख्मी हैं। और अब इस वक्त नेपाल में कोई हुकूमत नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब नया सेटअप क्या बनेगा। ये बर्रे सगीर में दूसरा मुल्क है। इससे पहले बांग्लादेश था जहां इनकलाब आया, लेकिन वहां तो फौरी तौर पर इक़्तिदार महफूज हाथों में आ गया कि निगरान हुकूमत बन गई फौरी तौर पर अदालत की मुदाखलत से या कौमी असम्बली। लेकिन यहाँ नेपाल में अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और इंडिया को बहरहाल इस खबर से खुशी हुई है। माशी नाहमवारी एलीट क्लासेस का जुल्म नेपाल में जितना है उससे 100 गुना ज़्यादा पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में वैसे तो पाकिस्तान बनते ही अशराफिया का कब्ज़ा हो गया था इंडिया के बरक्स। इंडिया में आज़ादी के फ़ौरन बाद अशराफिया पर ज़रब लगाई थी पंडित नेहरू ने, जब उन्होंने न सिर्फ ये कि रियासतें ख़त्म कर दी, रियासत तो खैर हमारे यहाँ भी ख़त्म हो गई, बल्कि वो जो उनका एक ठाकर सिस्टम था शुमाली इंडिया में, और वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, जागीरदारी ख़त्म कर दी और इस तरह अशराफिया पर एक ज़रब लगी। अशराफिया इंडिया में अब भी है और उसके पास बहुत दौलत है, लेकिन वो सारे मुल्क पर, यानी सारा मुल्क उसके इशारों पर नाश्ता नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम यरगमाल है, कब्ज़े में है, यरगमाल नहीं है, कब्ज़े में है, सिस्टम है ही अशराफिया का दूसरा नाम। तो पाकिस्तान बनने के बाद ही अशराफिया काबज़ हो गई थी, लेकिन बाद में फिर अयूब खान ने इसको थोड़ा सा बढ़ाया। उसके बाद फिर असल तबाही फेरी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जिसने इस मुल्क से गरीबों के ख़ात्मे का क्रैश प्रोग्राम जारी किया, ऑपरेशन किया। और पहले तो उसने तालीमी इदारे ख़त्म किए, सरकारी और निजी तालीमी इदारे एक आलमी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए। गरीब लोअर मिडिल क्लास के आदमी सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो तालीम से महरूम होते चले गए। और जो दरमियानी क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे थे वो इन निजी तालीमी इदारों में पढ़ते हैं जिनकी फ़ीसें लाखों में हैं और जिनका
तालीमी मेयार ये है कि इन इदारों से मास्टर करने वाले का ज़हनी और इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो पुराने ज़माने के मिडिल पास लड़के से भी कमतर है। यानी इनको कोई सियासी शऊर नहीं है, इनकी कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, इनका कोई हुनर नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो दुनिया भर में सबसे पीछे है टैलेंट के हिसाब से। आप किसी मुल्क चले जाएँ, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, वहाँ आपको इंडिया के नौजवान मिलेंगे 90% वो होंगे और 10% होंगे पाकिस्तान के। बहुत ज़्यादा, बल्कि 10% भी नहीं होंगे, कम होंगे। इंडिया का नौजवान बहुत आगे निकल गया। ये परवेज़ मुशर्रफ की आलमी सहूनी लॉबी से ताल्लुक़ होने की वजह से, इसराइल का कट्टर पेड एजेंट था परवेज़ मुशर्रफ, उसने इसराइल और आलमी लॉबी के ज़ेर असर पाकिस्तान से तालीम को ख़त्म किया और उसके बाद फिर अशराफिया पाकिस्तान पर काबज़ होती चली गई। बीच में नवाज शरीफ और जरदारी के दौर आए और फिर उसमें कुछ तवाज़ुन पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आ गए शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के दौर में अशराफिया का तसल्लुत तारीख़ के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मियाँ शरीफ, जो एक बहुत ही वज़ादार और साहब किरदार, दर्द दिल रखने वाले और खुदा खौफी रखने वाले फ़र्द थे, और बहुत उनको आप अजीम आदमी का नाम भी दे सकते हैं, उनके साहबजादे और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मुल्क में अवामी तरक्की के लिए काम किया और तरक्की करके दिखाई, उनका भाई शहबाज शरीफ अशराफिया के मफादात का इस कदर मुहाफ़िज़ बन जाएगा कि उनकी हुकूमत में सरकारी ख़जानों के मुँह खोल दिए गया अशराफिया के लाश पर, और पब्लिक को कहा गया कि हमारे पास तो एक धेला भी नहीं है। पब्लिक से मज़ीद टैक्स शहबाज शरीफ ने वसूल किए, और अखबारों में ख़बरें आती रहती हैं, इतनी ख़बरें कि उनके जो आदाद शुमार हैं वो याद भी नहीं रहते कि क्या सूरत हाल है। इतने ज़्यादा टैक्स शहबाज शरीफ ने लगाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा टैक्स इस दौर में लगे, सबसे ज़्यादा महंगाई इस दौर में हुई, सबसे ज़्यादा स्कैंडल इस दौर में आए। कभी गंदम स्कैंडल आ रहा है, कभी चीनी स्कैंडल आ रहा है, कभी दवाओं का स्कैंडल आ रहा है, कभी कोई स्कैंडल आ रहा है, और फिर मराआत याफ्ता तबके को मसलसल मराआत दिए चले जाने का जो स्कैंडल है वो अभी मुरतब हो रहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में लावा फट सकता है, ये लोगों का कहना है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि भारत यहाँ पीटीआई को इस्तेमाल कर रहा है, और पीटीआई के लोग कल खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि अब नेपाल के बाद पाकिस्तान की बारी है, यानी इंडिया वालों से उनके मामला सेट हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा इस हवाले से इख्तिलाफ करता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बारी है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के इनकलाब की कोई रवायत नहीं रही है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम अशराफिया के जुल्म से बहुत तंग हैं, लेकिन वो इस तरह की अनारकी पैदा नहीं करेंगे जिससे मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ जाए। नेपाल कायम रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में अनारकी होती है तो भारत इसे हड़प लेगा। ये फ़र्क है नेपाल में और पाकिस्तान में। नेपाल की हिफाजत चीन करेगा, पाकिस्तान की हिफाजत चीन करेगा, ये नहीं करेगा अब नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पिछले अरसे में जंग के बाद जो एक मिसाली सूरत हाल पैदा हो गई थी, बल्कि मोजज़ाना सूरत हाल पैदा हो गई थी, हमने ख़ुद ही उसको मुतअस्सर किया है, और अब चीन पाकिस्तान से कदरे दूरी पर है। और अगर भारत दोबारा अमरीकी कैंप में आ जाता है तो फिर हम दोबारा चीन की ज़रूरत बन जाएंगे। फ़िलहाल एक मुगायरत की फ़ज़ा पाकिस्तान और चीन में है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अनारकी नहीं होगी। दो सूबों में अनारकी नहीं है बल्कि बगावत है, दहशतगर्दी है। केपी में दहशतगर्दी है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के साथ साथ अवामी अजनबियत है जो वो रियासत पाकिस्तान के साथ बरत रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें हल हो सकती हैं अगर रियासत हल करने में संजीदा है। और पख्तूनख्वा से जो खबर आई है वो तो बड़ी तशवीशनाक है, वहाँ 8000 टीटीपी के दहशतगर्द सरगर्म अमल है। 8000 की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखें पाकिस्तानी फ़ौज ऑपरेशन करती है, हर दूसरे दिन खबर आती है कि आज 5 मार दिए, आज 3 मार दिए, आज 6 मार दिए। अब इस 5-6 का टोटल करें तो एक साल में कितना बनता है? ये 8000 है। 8000 को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए?
बलूचिस्तान में सियासी तवज्जो चाहिए वो नहीं दी जा रही। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान में नेपाल बनने का खदशा जो है मेरे ख़्याल में उसके इम्कानात 10% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाफ़िज़ आसिम मुनीर को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए, बल्कि उन्हें ये काम करना होगा कि अवाम को कुछ स्पेस दे। शहबाज शरीफ साहब ने अवाम से सारी स्पेस छीन ली है, और जब स्पेस छिन जाती है तो फिर अवाम वो कुछ कर गुज़रते हैं बाज़ औक़ात, जिससे उनका भी नुकसान और मुल्क का भी नुकसान। कतर में हमास की क़यादत, हमास की वफ़द की क़यादत जो मुज़ाकरात कर रही थी, उस पर इसराइल ने हमला किया। पहले दावा किया कि वो चारों के चारों लीडर मार दिए उसने, लेकिन बाद में उसकी तरदीद आ गई। लेकिन इसके बावजूद हमला तो हमला है, और ये मुल्क पर हमला है, ये किसी हमास के ठिकाने पर हमला नहीं है, क्योंकि वो रियासती मेहमान थे और अमेरिका इन मुज़ाकरात में सरपरस्त का किरदार अदा कर रहा था, जिन मुज़ाकरात में इनको निशाना बनाया गया, और ये निशाना बनाया गया अमेरिका के कहने पर, अमेरिका से मिली भगत करके। खुद इसराइल ने कहा कि हमने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया था, और बाद अज़ां इसराइल ने कहा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये मुज़ाकरात कार थे, ये टेररिस्ट नहीं थे, ये मुज़ाकरात कार थे, वो मुज़ाकरात कार जिनको अमेरिका की ज़ाहरी तायद हासिल थी कि हाँ मुज़ाकरात करो, मसला हल करो। असल कहानी तो ये है कि ट्रंप साहब मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहते हैं। हर हफ्ते अमेरिका की तरफ से नई तजावीज़ का एक पैकेज आ जाता है, हमास उस पर रजामंदी दे देती है, इसराइल इस रजामंदी को मुस्तरद कर देता है, उसके बाद अमेरिका तजावीज़ का एक और पैकेज देता है। ये एक बेरहमाना किस्म का मजाक जो है ट्रंप खेल रहा है। और ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो, डिले होते हैं, इनका सिलसिला भी ख़त्म ना हो, लेकिन ये तय भी ना हो सके, ताकि इसराइल गज़ा वालों का कत्लेआम करता रहे, गज़ा की इमारतें तबाह करता रहे। अब गज़ा में इमारतें बची ही कितनी हैं, और गज़ा खाली करा दे, जिस तरह कि इसराइल ने खाली कराना शुरू कर दिया है। कल रात को एक हुक्म आ गया कि फ़लाँ इलाके से तमाम फ़लस्तीनी अपने अपने घर छोड़कर निकल जाएं। तो ये ट्रंप का प्लान है, इसराइल का प्लान नहीं है, ये ट्रंप का प्लान है कि गज़ा खाली हो जाए और मुझे मिल जाए। ये अलग बात है कि जब गज़ा खाली हो जाए तो इसराइल उसे अपने पास रखता है या अमेरिका को देता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल ट्रंप ये चाहता है कि गज़ा खाली हो और मगरबी किनारा जो है वो इसराइल अपने अंदर अनेक्स कर ले, और ट्रंप अपनी उस बात को मनवा ले कि गज़ा के और फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के लिए किसी अफ्रीकी मुल्क में कोई इलाका मुख्तस कर दिया जाए जहाँ ये जाकर आबाद हों। अफ्रीका के 2 मुल्क हैं और इंडोनेशिया है, ये 3-4 मुल्क हैं जो ट्रंप के ज़ेरे गौर हैं कि इनको फ़लस्तीनियों को वहाँ बसा दिया जाए। और इसने ये नहीं कहा कि मैंने इंडोनेशिया से कोई रब्ता किया है या इन अफ्रीकी मुल्कों से रब्ता किया है, यानी इसने तो अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि ये मुल्क इनको रख लेंगे। भी कैसे रख लेंगे? असल में तो ट्रंप चाहता है कि इन सब को समुंदर में डुबोकर मार दिया जाए। और तुर्की, सऊदी अरब, अमारात, मिस्र, इन चारों मुल्कों ने इसराइल का जिस तरह साथ दिया, उसके बाद फिर यही नतीजा निकलना था। लेकिन अब इन मुल्कों को सोचना चाहिए कि कतर तो चलिए एक छोटा मुल्क है, इस पर हमला हुआ, कोई उसका साथ क्या देगा और कतर अपना दिफा क्या करेगा। लेकिन अगर इसराइल की हौसला अफजाई इसी तरह होती रही तो वो कल कलां को अगर सऊदी अरब पर हमला कर दे, अमारात पर हमला कर दे, तो फिर ये मुल्क क्या करेंगे? इन्होंने वो मौका गवा दिया इसराइल पर दबाव डालने का। ये मुल्क कत्लेआम रुकवा सकते थे। राना सनाउल्लाह सेनेट के रुकन बन गए, और अब ये जो खबर फिर से गर्दिश कर रही है कि वो नवाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर दाखिला बनवाना चाहते हैं। ये खबर पहले भी आई थी कि जब सेनेट का ये पंजाब से सीट खाली हुई थी, तो उसी वक्त ये खबर आ गई थी कि नवाज शरीफ साहब यहाँ राना सनाउल्लाह को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। यानी सीट खाली होने के जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फ़ैसला सुनाया था और एजाज चौधरी को नाअहल किया था, उसके 1-2 दिन बाद ये खबर आ गई थी कि नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब को सेनेटर बनवाना चाहते हैं। और इसका मकसद ये है कि वो उन्हें वज़ीर दाखिला बनाएं, क्योंकि नवाज शरीफ मोहसिन नकवी की पॉलिसियों को भी पसंद नहीं करते, और ये बात भी पसंद नहीं करते कि वज़ारत दाखिला जैसा अहम ओहदा, जो कि दरअसल एक किस्म की हुकूमत ही होती है, मुस्लिम लीग से बाहर किसी फ़र्द के पास हो। तो वैसे भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे,
तो उनके वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप के खान अब्दुल क़य्यूम खान भी रहे हैं कुछ अर्सा के लिए। तो मोहसिन नकवी भी बन तो सकते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ उनको पसंद नहीं करते। और सुना तो ये भी गया कि पसंद शहबाज शरीफ भी नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके सामने आँख उठाकर भी बात नहीं करते और उनको फेस भी नहीं करते। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ये तय किया है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, कि अब मोहसिन नकवी साहब को खेल की वजारत दे दी जाए। खेल के महकमे में मोहसिन नकवी साहब के दौर में खासा जवाल आया है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला बहरहाल उनको नहीं होना चाहिए। ये इतलात हमें मिल रही हैं और अब देखना है कि राना सनाह सेनेटर बनने के बाद वज़ीर दाखिला बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब फिर मोहसिन नकवी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे अगर वो राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े भाई हैं जिनका हुक्म भी मानना पड़ेगा। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। तो देखिए नाज़रीन, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।